मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ हैं बात करने के लिए कुछ विधियों के ऊपर, कुछ ऐसे मेथडोलॉजीज जो कि स्पेसिफिकली एक मैथ्स टीचर को आनी चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला मेथड विच इज़ कॉल्ड एज इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इसे हिंदी में हम कहते हैं आगमन निगमन विधि। अब देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो नाम दिए गए हैं, एक है इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव। तो ये दोनों ही जो हैं बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेस हैं और दोनों अप्रोचेस मिलकर एक सिंगल मेथड को बनाती हैं जिसको हमने नाम दिया है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इनके बारे में आज हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव अप्रोच के बारे में। तो इंडक्टिव अप्रोच यानी कि आगमन त्रिविधि या आगमन उपागम। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये जो इंडक्टिव अप्रोच है ये इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हम मूव करते हैं एग्जाम्पल से रूल की तरफ, नॉन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ, और या पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ। देखिए, जब आपने 9th या 10th में या +1 +2 में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के या एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के सम सोल्व किए होंगे, तो वहाँ क्या करते हैं, पहले हम उस सीरीज़ को n = 1 के लिए प्रूव करते हैं कि दिस इज वेदर दिस इज ट्रू फॉर n = 1 और नॉट। जो वो n = 1 के लिए प्रूव हो जाते हैं, फिर n = 2 डालते हैं, फिर 3 डालते हैं, तो सिंपली फिर हम उसको जो है ये कह देते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल सच केसेस। तो इसका मतलब क्या है कि हम वहाँ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं। तो वही सेम जो है अप्रोच, वही है इंडक्टिव अप्रोच कहलाती है। वहाँ हमें उस सम को सोल्व करते हुए थोड़ा सा तरीका तो बता देता है टीचर, लेकिन वो स्टेप्स क्या इंक्लूड होते हैं या उस अप्रोच को हम बोलते क्या हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होता। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके मेन 4 स्टेप्स हैं इंडक्टिव अप्रोच के, जिसको हम यूज़ में लाते हैं। तो हम इन स्टेप्स को जो है फॉलो ज़रूर करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल। जैसा कि इसके प्रिंसिपल में भी लिखा है कि हम एग्जाम्पल से फिर रूल की तरफ जाएंगे। ये नहीं कि पहले रूल बताया जाएगा फिर उसके बेस पर एग्जाम्पल सोल्व किया जाएगा, नहीं, पहले एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा। दूसरा है ऑब्जर्वेशन बाय द स्टूडेंट्स। अब पहले स्टेप में टीचर क्या करेगा, बच्चों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट करेगा, कुछ उदाहरणों को रखेगा वो, और बच्चे जो हैं उन उदाहरणों को देखेंगे, परसीव करेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता से उनको ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व करने के बाद जो है बच्चे उनके बीच में, उन एग्जाम्पल्स के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलर या कुछ डिफरेंस खोजने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस या जो एकरूपता खोजने की वो कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते हुए वो तीसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे, जिसे हमने नाम दिया है जनरलाइजेशन का, जिसे हम हिंदी में सामान्यीकरण कहते हैं। तो जनरलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो एग्जाम्पल सोल्व किए हैं टीचर, उनके बीच में कोई ना कोई जो है सिमिलरिटी या स्टेप्स की जो एक जैसी जो चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी, उसको देखते हुए बच्चे जनरलाइज करेंगे कि जो ये टर्म है इनको हम जनरलाइज कर सकते हैं और उसके बेस पर एक फार्मूला हम बना सकते हैं। तो बेसिकली जनरलाइजेशन का मतलब है फार्मूला को बनाना ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन बाय द टीचर। तो यहाँ तीसरे स्टेप में फार्मूले का निर्माण होगा। अब वो जो फार्मूला बना है या जिस कंक्लूजन पर स्टूडेंट पहुँचे हैं ऑब्जर्व करने के बाद, क्या वो कंक्लूजन सही है, गलत है, या जो फार्मूला वो ईजाद कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, क्या वो उस तरीके की उन दूसरी प्रॉब्लम को भी सोल्व करने में कारगर होगा या नहीं होगा। उसके लिए वो 4th स्टेप पर करेंगे वेरिफिकेशन, उसकी पड़ताल करेंगे जो उन्होंने तीसरे स्टेप पर किया है। तो इस तरीके से जो है इंडक्टिव अप्रोच चलती है। इसका एग्जाम्पल एक मैंने देने की कोशिश की है कि जब ट्रायंगल वाला टॉपिक टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स डोंट नो कि भाई ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब इसको बताने के 2 तरीके हैं। एक तो टीचर सीधा क्लास में जाए, भाई ट्रायंगल पढ़ा चुका है, ट्रायंगल की टाइप्स पढ़ा चुका है, तो बता दिए बच्चों ऐसा है कि ट्रायंगल के ना तीनों कोणों का सम 180 होता है। अब इससे क्या होगा कि बच्चों को बता दिया, अब बच्चों को ये नहीं पता कि भाई ये सही है गलत है, हमें तो टीचर ने बता दिया तो हम इसको मान कर चलते हैं। तो पूरी ज़िंदगी उसको मान कर चलेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक भी रहेगा, भाई टीचर ने कह दिया था तो हमने मान लिया, हमने तो कुछ अपनी तरफ से उसको परख कर नहीं देखा। तो इसको अगर इंडक्टिव अप्रोच से कराएगा टीचर तो क्या करेगा, टीचर बच्चों को कहेगा कि आप सभी जो है अपनी अपनी कॉपी में जो है ट्रायंगल बना लें किसी भी तरीके की,
तो ट्रायंगल बनाने के बाद उनको कहेगा विद द हेल्प ऑफ जो डिवाइडर या कंपास, वो जो है उन तीनों एंगल्स को मेजर करके रख लें। ठीक है, तो बच्चे क्लास के जो क्या करेंगे, सही सारी इस एक्टिविटी को करेंगे और अपने अपनी नोटबुक में ट्रायंगल की जो है वो एक पिक्चर बना लेंगे, उसके तीनों एंगल्स को जो है वो मेजर करके रख लेंगे। अब टीचर क्या करेगा, बोर्ड पर एक टेबल बना देगा, सीरियल नंबर मतलब स्टूडेंट, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और उनका सम। स्टूडेंट 1 से पूछेगा हाँ भी बताओ आपके तीनों कोणों का मेजरमेंट क्या है, तो बता देगा जी मेरा एंगल ए 40 का है, एंगल बी 100 डिग्री आ रहा है, एंगल सी 40 है। इसी तरह दूसरा भी बता देगा, तीसरा भी बता देगा, चौथा भी, एंड सो ऑन। सभी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने तीनों एंगल्स की मेजरमेंट बता देंगे। अब बच्चों के सामने टीचर क्या करेगा, इनको जोड़ेगा और उनके सम को दिखाएगा कि हर एक केस में हमने देखा कि हर एक स्टूडेंट ने ट्रायंगल तो डिफरेंट तरीके की बनाई है, लेकिन जहाँ उनका एंगल मेजर करने की बात आ रही है तो तीनों का एंगल मेजर करने के या तीनों एंगल मेजर करने के बाद हर एक ट्रायंगल का सम, हालांकि ट्रायंगल डिफरेंट तरीके के, सबका सम 180 आ रहा है। तो इन उदाहरणों के आधार पर सभी मिलकर, टीचर भी स्टूडेंट भी, ये जनरलाइज करेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो अब एक ऐसा ज्ञान है जो बच्चों ने खुद ही इजाद किया है, खुद ही उन्होंने उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की है। अब ये तो हो गई जनरलाइजेशन तक की बात कि वो बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब ये जो फार्मूला है क्या दूसरी तरीके की ट्रायंगल पर भी कारगर साबित होता है या नहीं होता, उसके लिए क्या करेगा, टीचर कहेगा कि एक ट्रायंगल और आप और बनाओ, सभी बच्चे एक तो बनाई थी और एक और बनाओ और उसके एंगल्स को मेजर करके उनका सम करके देखो क्या जो बात हम कहकर चल रहे हैं या जो हम मानकर चल रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है वो है या नहीं है दूसरे ट्रायंगल के केस में। तो इस तरीके से बच्चे उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, दैट इज 4th स्टेप। तो इंडक्टिव अप्रोच में हम ऐसे चलते हैं और इस अप्रोच की मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल अप्रोच है, मेंटल फैकल्टीज़ को डेवलप करने वाली अप्रोच है, बच्चों की रीजनिंग पावर, बच्चों की मेमोराइजेशन, बच्चों की दूसरी जो लॉजिकल कैपेसिटीज़ हैं उनका निर्माण करती है, बच्चे को डिस्कवरी करने में हेल्प करती है। और जहाँ तक अगर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल के लिए जहाँ बच्चों को रूबरू कराना है मैथमेटिकल प्रिंसिपल से, मैथमेटिक रूल से, कि रूल कहाँ से आया, क्यों आया, तो वहाँ इंडक्टिव अप्रोच ज़्यादा काम करती है और ज़्यादा समय तक बच्चे इस ज्ञान को सहेज कर रख सकते हैं। तो ये तो बात हुई इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड की फर्स्ट अप्रोच की, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। अब हम मूव करते हैं डिडक्टिव अप्रोच की तरफ, जिसे कहते हैं हिंदी में निगमन विधि। तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिडक्शन। ये डिडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हम एग्जाम्पल टू रूल मूव कर रहे थे, तो यहाँ रूल टू एग्जाम्पल या जनरल टू स्पेसिफिक मूव करेंगे। तो इसके अप्रोच के आधार से ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है चीज़ें पहले बता दी जाएंगी, जैसा कि इसके स्टेप्स में भी है। 4 स्टेप इसके थे, 4 स्टेप इसके हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे किया गया है स्टेप्स को। यहाँ फर्स्ट स्टेप जनरलाइजेशन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन बाय द स्टूडेंट्स है, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स है और 4th वेरिफिकेशन है। तो फर्स्ट स्टेप जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन में क्या होता है, हमारे सामने रूल होता है, तो जो रूल ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है उस रूल को टीचर उनको बताएगा कि भाई बच्चों पर्टिकुलर चीज़ को निकालने का ये फॉर्मूला है, तो वो बता देगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अब बच्चों को वो ऑब्जर्व कराएगा कि ये रूल है क्या, तो रूल का जो मीनिंग है या रूल में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है उनके बारे में टीचर बच्चों को एक एक करके बताएगा और बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड स्टेप पे लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में क्या करेगा, टीचर उस रूल को यूज़ करते हुए बच्चों को कुछ प्रॉब्लम बोर्ड पर सोल्व करके दिखाएगा। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल्स देना। अब वो एग्जाम्पल रूल भी बता दिया टीचर ने, उसके बेस पर प्रॉब्लम भी एक दो सोल्व करके दिखा दी। अब बच्चों को कहेगा कि बच्चों आप वेरीफाई करो, मैं तुम्हारे को एक नोवल एक न्यू प्रॉब्लम आपको देता हूँ और आप खुद से फार्मूला अप्लाई करो और देखो क्या उस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो हो जाएगी हमारी वेरिफिकेशन, जो कि हमने इंडक्टिव अप्रोच में भी की थी। तो यहाँ हम इस तरीके से चलेंगे। एक एग्जाम्पल दिया है बोर्ड पर मैंने कि टीचर शुरू में बता देगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जब हम किसी से कुछ अमाउंट बोरो करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ब्याज उसको देना पड़ता है, तो उस ब्याज को कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला टीचर फर्स्ट स्टेप में बता देगा कि दैट इज इक्वल टू ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, वेयर पी इक्वल टू प्रिंसिपल,
R इक्वल टू रेट एंड T इक्वल टू टाइम। ठीक है जी। तो ये हो गया दूसरा ऑब्जर्वेशन, जहाँ बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि P क्या होता है, R क्या होता है, ये एनम में होता है या हाफ ईयरली होता है या मंथली होता है, टाइम क्या होता है, टाइम ईयर्स में होता है, मंथ में हो तो क्या होगा, उस तरीके से सारा कंप्लेंट एक्सप्लेन कर देगा टीचर। अब इसी के आधार पर जो है टीचर मूलधन या प्रिंसिपल 300 रखते हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम रखते हुए, टाइम 2 ईयर रखते हुए एक ब्याज निकाल कर दिखाएगा, जो कि हमारे सामने हम देख रहे हैं कि 24 रुपये आ रहा है। तो इस तरीके की 2-3 प्रॉब्लम टीचर करके दिखाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स के द्वारा की जाएगी बाय सॉल्विंग अनदर प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से यहाँ चला जाता है। तो दोनों ही अप्रोच डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूजन पर हम पहुँचते हैं कि यहाँ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है स्टूडेंट के लिए और यहाँ कम है। यहाँ तो ऑलरेडी टीचर बता कर चल रहा है, ये थोड़ा सा सिंपल विधि है चीज़ों को करवाने की, लेकिन सिंपल जो चीज़ें हैं वो बच्चों को डिपेंडेंट ना बनाएं टीचर के ऊपर या बुक्स के ऊपर या दूसरे अपने साथियों के ऊपर। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि शुरू के जो क्लासेस हैं वहाँ इंडक्टिव अप्रोच को ज़्यादा महत्व दे टीचर, और बाद में डिडक्टिव अप्रोच के ऊपर जो है ज़्यादा महत्व दे, जहाँ बच्चे सीख चुके हैं कि ये रूल यहाँ से आया है, फिर सिंपल रूल याद किया, फॉर्मूला याद किया और उसके बेस पर जो है प्रॉब्लम्स सोल्व कर ली। तो ये जो इसकी अच्छाइयाँ हैं वही इसकी बुराइयाँ हैं, और जो इसकी कमियाँ हैं वो इसकी अच्छाइयाँ हैं, और इसके बारे में जो डिटेल है वो आपसे PDF के फॉर्म में शेयर कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।